Hello, dear students. Today we will be discussing the past paper, June 2024 paper it is, and the code is BCHCT 147. Here you will be uh, seeing topics from organometallics, bioinorganic chemistry, polynuclear hydrocarbons, UV visible spectroscopy, and its application, and IR spectroscopy. So let us discuss questions. So first we will be discussing part A. The whole paper is of 50 marks. Part A 25, part B 25. So in the part A, first question is to draw the structures of chromate and dichromate ions. Okay. So chromate ion is CrO4 2 negative and dichromate is Cr2O7 2 negative. So in CrO4 2 negative, this is the structure. Chromium oxygen single bond 2 are there and chromium double bond oxygen 2 bonds are there. And same in dichromate, there is chromium oxygen bond, but oxygen is at the bridging position and the two chromium are joined with 3 oxygen individually. The dichromate is basically made up of 2 tetrahedrons, okay, with a common oxygen atom. ये हमारा common oxygen atom है और क्रोमियम एटम्स जो है हर एक टेट्राहेड्रॉन के बीच में प्रेजेंट है। तो अगर हम इस एक टेट्राहेड्रॉन माने तो ये क्रोमियम हमारा सेंटर पे है, अगर ये एक टेट्राहेड्रॉन है तो ये क्रोमियम हमारा सेंटर पे है। अब अगर हम ये देखें कि डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रॉन्स है, ओके, बट क्रोमेट आयन में हमारा एक ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेसिकली। और डाइक्रोमेट आयन में जो हमारा एक कॉर्नर अगर हम देखें तो CR जो बॉन्ड एंगल है वो 126 है और जो CrO बॉन्ड है वो 179 पिकोमीटर्स की है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल organometallic compounds have immense variety in their structure and bonding types? Also, why they are found to have crucial role in chemical industry? So you all know that transition metal organometallic compounds में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। organometallic compounds, right? जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी हमारा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना, RMgX। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर में इतने टाइप्स क्यों है, इतनी वेराइटी क्यों है? तो ये हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। ट्रांजिशन मेटल में D ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बट S और P ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अब क्या होता है कि हर एक ऑर्बिटल टाइप के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट भी कर सकता है। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो D ऑर्बिटल्स जो भी मेटल पे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक स्पीशीज में अगर हम देखें जैसे कार्बन है तो उसके S और P ऑर्बिटल, और जो मेटल है, यहाँ मेटल है, उसका D ऑर्बिटल, ये दोनों मैच करते हैं और बॉन्डिंग होती है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें कि वैरायटी क्यों है, तो ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉन्डिंग एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ट्रांजिशन मेटल्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में एज ए कैटलिस्ट। Okay, so why they are playing important role? Because of the ability to transfer the electron density. Also, they show variety of different, basically, oxidation states. That is why also. एक बात और ये होती है कि सेंट्रल एटम जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ओके, सो in the case showing flexible nature as well as variety of structure and bonding, variety in the structure and bonding. Now the next question is, second question, what are the structures of two isomers of CO2 and carbonyl 8? So basically it is octacarbonyl cobalt. Okay, so explain it with the help of VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सप्लेन करना है। Cobalt is orange and brown color crystalline solid
एंड किस किस में सॉल्युबल है? ये अल्कोहल में सॉल्युबल है, ईथर्स में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो सोल्यूशन में ये दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक जिसमें ब्रिजिंग स्ट्रक्चर होता है, एक जिसमें नॉन ब्रिजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप इसका फर्स्ट आइसोमर देखो ये वाला, तो इसमें ये जो है ये ब्रिजिंग है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा ब्रिजिंग है। तो इन दोनों आइसोमर्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। बोथ द आइसोमर्स आर डायमैग्नेटिक। एक्सरे स्ट्रक्चर हमें और भी ज्यादा ये इंडिकेट करता है कि ब्रिजिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है, ओके, कोबाल्ट के आइसोमर्स का। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है, तो आप ये देखो कि कोबाल्ट 27 होता है, तो इसका 4s2 3d7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4s2 में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कार्बोनिल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो एक पेयरिंग ये बन गई, ये वाला पेयर भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक यहाँ आ गया, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा था वो ये प्रेजेंट है। अब आप 4s में देखो, तो ये वेकेंट हो गया, ये वेकेंट है, पी के तीनों ऑर्बिटल्स वेकेंट है। तो अब क्या होगा कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को लेके यहाँ पर आएगा। 8 कार्बोनिल है ना। ऐसे ही ये एक कोबाल्ट का केस है, ऐसे ही दूसरे कोबाल्ट में भी हो रहा होगा सेम चीज। तो एक स्पिन इसकी ऊपर है अनपेयर्ड की, दूसरे वाले की स्पिन नीचे होगी, तो ये दोनों मेटल मेटल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों मेटल मेटल बॉन्ड बनाएंगे, और चार यहाँ से चार यहाँ से। बेसिकली जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डी की ये दोनों ऑर्बिटल्स, एस का ये ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल्स, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, 6 बॉन्ड्स बन रही है, 3 कोबाल्ट कोबाल्ट की बॉन्ड्स, और एक और सेम टाइप में 3 कोबाल्ट कोबाल्ट की बॉन्ड्स, तो 6 टाइप की बॉन्ड्स ऐसी बन रही हैं। एक जो सिंगली फिल D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कोबाल्ट एटम पे, वो दूसरे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, जिससे एक CO बॉन्ड बनेगी। ऐसे 6 बॉन्ड्स बन रही हैं, और जो दो रिमेनिंग सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे हर एक कोबाल्ट पे, वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप से, और जो नॉन ब्रिजिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होगी और 8 टर्मिनल कार्बोनिल होंगे नॉन ब्रिजिंग में। एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है जैसे ये, और 8 टर्मिनल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया भी है। थर्ड क्वेश्चन इज गिव एनी टू एविडेंसेस फॉर सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग या इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, मेटल कार्बोनिल्स में आपको एविडेंस देना है। बैक बॉन्डिंग होती क्या है, देखो, द थिंग इज दैट कि मेटल कार्बोनिल में मेटल है कार्बोनिल है, आपको पता है कि मेटल ये लीगेंड है और ये मेटल है, तो लीगेंड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, मेटल एक्सेप्ट करता है। बट इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कार्बोनिल को, ठीक है। तो बेसिकली कार्बोनिल लीगेंड है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है ना। मेटल क्योंकि एक्सेप्ट करता है तो इसके पास लेविस एसिड कैरेक्टर है। बट ये जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये सिर्फ कार्बन से नहीं होता, मेटल से भी होता है। अब क्योंकि कार्बोनिल मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मान लो अगर को बहुत सारे कार्बोनिल बढ़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी मेटल पे बढ़ेगी। इस डेंसिटी को, क्योंकि वो ने डी ऑर्बिटल्स पे रखता है, बट एक्सेस डेंसिटी को तो नहीं रख सकता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस शिफ्ट करता है कार्बोनिल पे, है ना, कार्बोनिल पे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल पे। इस वजह से क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड बन जाती है मेटल और कार्बोनिल के बीच में। सो नीड हो गई डीलोकलाइजेशन की, क्योंकि मेटल पे एक्सेस डेंसिटी आ रही है। इसी साइमल्टेनियस बॉन्डिंग को कार्बोनिल की मेटल से और मेटल की कार्बोनिल को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं या बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ये हो कैसे रही है, डी ऑर्बिटल्स जो कि मेटल पे प्रेजेंट है, और पाई स्टार ऑर्बिटल जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पे प्रेजेंट है।
ठीक है, तो इससे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड या सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम सिग्मा डोनर कहते हैं और पाई एक्सेप्टर कहते हैं। मेटल क्या है हमारा, सिग्मा एक्सेप्टर है और पाई डोनर है। ठीक है, सो देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड टू मेटल थ्रू सिग्मा सिस्टम, एंड देयर इज बैक फ्लो थ्रू पाई सिस्टम इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये जो हमारी सिनर्जिक बॉन्डिंग है, इससे हमारा ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है मेटल और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है लिगेंड से मेटल में, और मेटल जब लिगेंड को दे रहा है तो पाए। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मेटल एटम्स जो मेटल कार्बोनिल में होता है वो बहुत ज्यादा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज हो जाते हैं। इवन कभी कभी उनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ये सब क्यों होता है? तो एविडेंस मेन क्वेश्चन ये है, बट वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि वो आता है कभी कभी डेफिनेशन में। तो एविडेंस क्या है सिनर्जिक बॉन्डिंग के? अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखें एविडेंस इसका, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है, क्या बताती है? हमें ये बताती है कि अगर ऐसी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती, ठीक है, तो लेंथ और जो स्ट्रेंथ होती कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, वो चेंज होती जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार ऑर्बिटल में जाते। अब पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बॉन्ड हमारी क्या होगी, वीकर होगी और लॉन्गर होगी। वीकर होगी लॉन्गर होगी तो उसको कम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी लो, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। सेम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है एज कंपेयर टू गेशियस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा एविडेंस एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है। दूसरा ये मिलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से सेंसिटिव है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट मेटल के अराउंड चेंज होगा, हमारी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी। अगर हम केस लेते हैं मेटल कार्बोनिल का, जहाँ पे मेटल के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, मतलब कि कार्बोनिल बहुत सारे कार्बोनिल्स जुड़े हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है या कोई भी ऐसा इफेक्ट शो कर रहा है जिससे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इससे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार ऑर्बिटल पे बढ़ेगी। पाई स्टार ऑर्बिटल पे बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी। ओके, इसकी वजह से क्या होगा कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब तो यही है। और इससे क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से जो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर कोई भी मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप होगा तो सीधे सीधे कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब कुछ डेटा है, जैसे तीन एग्जांपल्स हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें PME3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तीन, दूसरे में फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक और एग्जांपल होगा जिसमें फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जैसे जैसे 2064 इसकी कम है, 2069 और 211। क्यों हो रहा है? मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बन फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ देखो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है ये। फिनाइल ग्रुप बेसिकली -M शो करेगा, और ये जो है -I शो करेगा फ्लोरीन एटम, जिसकी वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यही इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स मेटल विल बी इंक्रीज, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, मेटल कार्बन बॉन्ड इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सीओ का इंटरेक्शन वीक होगा, क्योंकि सीओ का इंटरेक्शन ही आईआर डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। एंड जस्ट ऑपोजिट इज इन द केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि वो -I इफेक्ट शो करेगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन
and classify the elements on the basis of mechanism of action in the life processes. So on the basis of mechanism of action, elements चार टाइप के हैं: essential, trace, non-essential, toxic. एसेंशियल एलिमेंट्स वो जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम एक्सेट्रा. ट्रेस एलिमेंट्स जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे आयोडीन, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर. नॉन एसेंशियल जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इनकी एब्सेंस से बॉडी को फर्क पड़ेगा, जैसे एल्यूमिनियम, बेरियम, टिन, स्ट्रॉन्शियम एक्सेट्रा. टॉक्सिक जो नॉर्मल बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करें, वो एलिमेंट्स टॉक्सिक, जैसे मर्करी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक. ऑल दीज आर वेरी वेरी टॉक्सिक. अब इन सबका मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हमारे वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स में होता है. नाइट्रोजन प्रोटीन्स में होता है. फॉस्फोरस एटीपी, एडीपी, डीएनए, आरएनए, बोन्स, टीथ सब में होता है. सल्फर सबसे ज्यादा अमीनो एसिड. सिस्टीन एक अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होता है. वाइटामिन में होता है. फिर सोडियम एंड पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में होता है. एनिमल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर में इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन हमारे नर्व की सेंसिटिविटी, न्यूक्लियस को, मसल्स को, सब में सबको कंट्रोल करते हैं. कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है. हार्ट बीट की रिदम को मेंटेन करता है. फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है. मैग्नीज एंड कोबाल्ट वाइटामिन्स में और एंजाइम्स में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं. कोबाल्ट जैसे विटामिन बी 12, साइनोकोबालामिन जिसको हम कहते हैं. कॉपर मेटालो एंजाइम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का परफॉर्म करता है रोल. आयरन हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स ऑक्सीजन कैरियर की जैसे बिहेव करते हैं. जिंक हमारा इंसुलिन में भी प्रेजेंट होता है. मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. आयोडीन प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स. ओके. Now there is sixth question कि how lead causes hematological damage. Hematological means all related to blood and blood tissues and organs. So what is the method of removal of lead from the body? इनके कॉमन एंटीडोट्स देने हैं. एंटी मतलब अगेंस्ट. ठीक है. तो मेजर इफेक्ट जो लेड का होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. सबसे ज्यादा ये ब्लड ऑर्गन्स और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. कैसे करता है? क्योंकि इट लोअर्स द फॉर्मेशन ऑफ लिव्यूलिनिक एसिड, एंड ये जब कन्वर्ट होता है तो बिलिनोजन, पॉर्फोबिलिनोजन में, इसका कन्वर्जन रोक देता है. सो लेड क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है एंजाइम को. किस एंजाइम को? एएलए डिहाइड्रेस को. एंड ओवरऑल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को ये अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स और साइटोक्रोम्स भी अफेक्ट हो रहे हैं. अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा. तो ये इसका हेमाटोलॉजिकल डैमेज है. अगर हम बात करें मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ लेड, तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे एंटीडोट्स देने हैं जिससे लेड कोऑर्डिनेट हो जाए. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमें यूज करना पड़ेगा. दूसरा, हम कैल्शियम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ ईडीटीए यूज कर सकते हैं. डाई मिथाइल सक्सीनिक एसिड डीएमए से यूज कर सकते हैं. मकेप्टॉल का यूज हो सकता है. ये सारे एंटीडोट्स हैं और इनके स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेड कोऑर्डिनेट हो जाता है इनके स्ट्रक्चर से, जब ये बीएल के साथ होता है और अगर डी पेनिसिलमिन के साथ होता है. ओके. देन देर इज सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्ट्रक्चर में रॉन्ग क्या है. तो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ था एटीपी का, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है. तो देखो, ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से ये डायरेक्टली बॉन्ड है, बट ये यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होता है. जो करेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इससे फॉस्फोरस बॉन्ड है. तो एक तो यहाँ गलती है. दूसरा, यहाँ पे एक और गलती ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि ये किस तरीके से बॉन्डेड है. यहाँ पे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और ये बॉन्डिंग इन्होंने नहीं दिखाई है. तो यहाँ पे एक डेफिशिएंट स्ट्रक्चर रॉन्ग है. ओके. तो ये हमारा क्वेश्चन था. फिर अगर हम देखें कि इसी का सेकेंड पार्ट है कि टू काइंड ऑफ बॉर्डर गार्ड्स क्या होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ आयंस को कंट्रोल करते हैं. तो टू काइंड्स ऑफ बॉर्डर गार्ड्स दिए हैं, एक आयन चैनल और दूसरा आयन पंप. आयन चैनल एंड आयन पंप. आयन चैनल्स हमारे आयंस के पैसेज को कंट्रोल करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस. ऑल्सो ये हमारे प्रोटीन पॉलीमर्स को हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन में मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अब ये होता क्या है, जो ये हेलाइसेस होते हैं जो कि प्रोटीन पॉलीमर से बने होते हैं, ये हमारे वॉल्स को फॉर्म करते हैं. किसकी वॉल्स को? आयन चैनल की वॉल्स को.
और इनका प्रिसाइज कॉन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ पोटेंशियल लिगेंड मेटल बाइंडिंग साइट। जिस तरीके से इनका कॉन्फॉर्मेशन होगा उस तरीके से ये लिगेंड मेटल बाइंडिंग साइट का प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि चैनल्स जो होते हैं सोडियम ट्रांसपोर्ट के लिए, ये हमारे परमिएबल होते हैं H+ के लिए, बट पोटेशियम चैनल्स नहीं होते। इस फैक्ट को हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोडियम चैनल्स हाइड्रेटेड है और बड़े होते हैं साइज में। जितने ज्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होंगे सोडियम चैनल्स, ये उतने ज्यादा चैनल के इनसाइड मूव करेंगे और वाटर का एक्सचेंज करेंगे, है ना, पोटेशियम नहीं करेंगे। इसलिए सोडियम चैनल्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं आयंस को बाय कोऑर्डिनेशन विद वाटर मॉलिक्यूल। कहाँ हो रहा है? इनसाइड द चैनल हो रहा है। और यही वाटर मॉलिक्यूल्स H+ को ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करेंगे। बट पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं? ये लिगेंड साइट से मिलके बने होते हैं प्रोटीन से, और ये डिहाइड्रेटेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है। और पार्ट ए में इतने क्वेश्चंस आए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी को कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।